वेलकम टू पायनियर क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं 9th क्लास का 6 चैप्टर कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य यानी शक्ति। आपको प्रश्नोत्तर वाइज यहाँ दिए जा रहे हैं जो कि आपको पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI या 9th क्लास के एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम में आपके काम करेंगे। आपका पहला प्रश्न इस चैप्टर से बनता है, कार्य को परिभाषित कीजिए। कार्य को परिभाषित कीजिए और कार्य की माप के लिए इसका सूत्र स्थापित कीजिए। तो क्या होता है कि कार्य दैनिक जीवन में मनुष्य द्वारा किया जाने वाला किसी भी प्रकार का परिश्रम कार्य कहलाता है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, पढ़ना लिखना, खेत में हल चलाना, चक्की पीसना, कुएं में जल खींचना। इस प्रकार उन सभी क्रियाओं को जिनमें बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, कार्य कहा जाता है। परंतु यदि बल लगाने से कोई वस्तु अपने स्थान से नहीं टूटती, चाहे हम बल लगाते लगाते थक जाएं, फिर भी कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य के लिए दो बातों का होना आवश्यक है, पहला बल और दूसरा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य की माप किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशि है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन d हो तो कुल कार्य W बराबर F गुना D होगा। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम और विस्थापन पर निर्भर करता है। किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए जितना अधिक बल लगाना पड़ता है, किए गए कार्य की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। कार्य के मात्रक m के इस प्रणाली में कार्य का मात्रक जूल है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, अर्थात कार्य का मात्रक बराबर बल का मात्रक गुने विस्थापन का मात्रक, चूँकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर, अर्थात न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जूल के बराबर है, तो न्यूटन मीटर भी जूल के बराबर है। जूल की परिभाषा, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर हो तो मनुष्य द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। CGS प्रणाली में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, जहां 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कार्य का व्यापक सूत्र, यदि किसी वस्तु पर बल F लगाने पर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित नहीं होता, बल्कि बल की दिशा से थीटा कोण बनाती हुई विस्थापित होता है, तो कार्य की गणना के लिए विस्थापन के घटक ज्ञात करने पड़ते हैं। और इस घटक A B, माना वस्तु A और B जो यहाँ पे दिया गया है, प्रारंभिक स्थिति A से B तक जाती है, विस्थापन D है और बल F तथा एक दूसरे के साथ कोण जो है वो थीटा डिग्री बनाती है। अतः बल की दिशा में D का घटक हो जाएगा D cos थीटा। इसलिए W बराबर होगा F D cos थीटा। यह कार्य ज्ञात करने का व्यापक सूत्र है। सामर्थ्य किसे कहते हैं? सामर्थ्य यानी शक्ति, किलोवाट घंटा को जूल में व्यक्त कीजिए। सामर्थ्य अथवा शक्ति किसी कार्य के करने की दर को उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित करते हैं, जहां शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। यदि किसी कारक द्वारा T सेकेंड में W कार्य होता है तो उसकी सामर्थ्य P बराबर W बटा T होगा। T अगर 1 सेकेंड हो तो P और W बराबर होगा, अर्थात एकांक समय में किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य उसकी सामर्थ्य के बराबर, अर्थात उसकी शक्ति के बराबर होता है।
सामर्थ्य यानी शक्ति एक अदिश राशि है, क्योंकि W का मात्रक जूल है। यह सामर्थ्य अर्थात शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होगा, और जिसे हम वाट कहते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि वाट को और किस रूप में लिख सकते हैं, तो जूल पर सेकंड में। जूल को और किस रूप में लिख सकते हैं, तो न्यूटन सेकंड में। सामर्थ्य यानी शक्ति का वाट छोटा मात्रक है, और सामर्थ्य का बड़ा मात्रक किलोवाट और मेगावाट है, जहां 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट यानी 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट अर्थात 10 लाख वाट होता है। इंजीनियरिंग में मशीनों का सामर्थ्य अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है, जिसको FPS प्रणाली फुट पाउंड सेकंड प्रणाली का मात्रक है। एक अश्व शक्ति 746 वाट अर्थात 746 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट बराबर 1 अश्व शक्ति 1 HP बटा 746 होगा। 1 किलो वाट बराबर 10⁻³ बटा 746 HP होगा, अर्थात 1.35 HP होगा 1 किलो वाट बराबर। अतः सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य याद रखें, एक व्यक्ति का सामर्थ्य जो होता है 0.05 से 0.1 HP तक होती है। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा वह कार्य है जो 1 किलोवाट सामर्थ्य वाली वस्तु 1 घंटे तक करती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड। हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा वह कार्य है जो 1000 वाट सामर्थ्य कारक 1 घंटे में होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट गुने 1 घंटा अर्थात 1000 वाट गुने 3600 सेकेंड अर्थात 1000 जूल पर सेकेंड गुने 3600 अर्थात 1000 गुने 3600 जूल अर्थात 1 किलो वाट घंटा बराबर, सेकंड से सेकंड चूँकि कट गया तो जूल बच गया, 3.6 गुने, ये याद रखें, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल का कार्य होता है। सामर्थ्य और वेग में संबंध, मतलब शक्ति और वेग में संबंध स्थापित करें तो सामर्थ्य और वेग में संबंध, यदि किसी वस्तु या पिंड पर एक नियत बल F लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन D हो तो W बराबर F गुने D अर्थात W बराबर FD होता है। अर्थात किसी कारक T सेकेंड में अगर W कार्य करता हो तो उसका सामर्थ्य हो जाएगा P बराबर W बटा T। चूँकि W बराबर FD इसलिए P बराबर F गुने D FD बटा T हो जाएगा, और F गुने T F गुने D बटा T, और हमें पता है D बटा T मतलब विस्थापन बटा समय को वेग कहते हैं, इसलिए P बराबर हो जाएगा बल गुने वेग, और बल गुने वेग का मतलब है शक्ति। आगे दोस्तों, ऊर्जा की अभिधारणा क्या है, ऊर्जा का मात्रक लिखें। ऊर्जा की अभिधारणा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने वाली प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ ऊर्जा अवश्य होती है तथा जब वह वस्तु कार्य करती है तो उसकी ऊर्जा खर्च होने लगती है। जैसे चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग घड़ी को चलाती है, जलता हुआ कोयला पानी को भाप में बदल सकता है, इसी प्रकार मनुष्य को भी कार्य करने के लिए अपनी कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान में हस्तांतरण होता है तभी कार्य संपन्न होता है, अर्थात ऊर्जा के स्थानांतरण को कार्य कहते हैं। यही स्थिति मशीनों और इंजनों की भी है। इसमें भी जब ईंधन रूपी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वे कार्य करना बंद कर देती है। कार्य चलाने के लिए पेट्रोल, विद्युत बल्ब जलाने के लिए विद्युत ऊर्जा आवश्यक होती है। अतः किसी वस्तु, मशीन अथवा मनुष्य कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के मात्रक, ऊर्जा व कार्य के मात्रक एक ही हैं, अर्थात ऊर्जा का MKS तथा SI प्रणाली में मात्रक जूल होता है और ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा के अन्य मात्रक, जूल ऊर्जा का छोटा मात्रक है। औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा के बड़े मात्रक वाट घंटा या किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। वाट घंटा
1 वाट घंटा ऊर्जा का उस कार्य के बराबर होती है जो 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु 1 घंटे में करती है। 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट गुने 1 घंटा, अर्थात 1 जूल पर सेकेंड गुने 60 सेकेंड, अर्थात सेकेंड से सेकेंड कटने पे 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होगा। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा वह कार्य है जो 1 किलोवाट सामर्थ्य वाली वस्तु 1 घंटे में कार्य करती है, अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट, अर्थात 1000 जूल पर सेकेंड। अतः हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा वह कार्य है जो 1000 वाट सामर्थ्य का कारक 1 घंटे में होता है, कार्य 1 घंटे में होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका निकाला गया था पहले भी, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल कार्य होता है। आगे गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका क्या मात्रक है। गतिज ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता होती है, बंदूक में छूटी गोली में लक्ष्य को भेदने की क्षमता होती है, गतिशील हथौड़े में कील को गाड़ने की क्षमता होती है, अतः इन सभी में गतिज ऊर्जा है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु के विरामावस्था से वर्तमान अवस्था तक लाने में किया गया है। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m विरामावस्था में है, इस पर अचर बल F लगाने पर इसमें त्वरण A उत्पन्न होता है, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम जानते हैं A बराबर F/m, अर्थात चूँकि F बराबर m A होता है तो वहाँ से हम A बराबर F/m लिख सकते हैं। माना कि s दूरी चलने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। गति के तृतीय समीकरण से हम जानते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ पे u चूँकि प्रारंभ विराम अवस्था में था तो u का मान 0 होगा, क्योंकि वस्तु प्रारंभ में विराम में था। तो v² बराबर हो गया 2as, चूँकि u का मान 0 है। a का मान हम F/m रखें तो हमारा बन गया 2 गुने F/m गुने s, और s को अगर Fs m को अगर दूसरे साइड लेके चल जाएं तो हमारा निकलेगा 1/2 को दूसरे साइड लेके चल जाएं 1/2 mv², अर्थात Fs बराबर हाफ mv²। परंतु Fs वह कार्य है जो कि बल F के वस्तु पर s दूरी चलने के दौरान किया गया है, और इस कारण से वस्तु का चाल शून्य से बढ़कर भी हुई है और वस्तु को कार्य करने की क्षमता प्राप्त हुई है। अतः यह वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप होगी, और जिसे हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से K से सूचित करते हैं, अर्थात K बराबर Fs बराबर हाफ mv², यानी K बराबर 1/2 mv² होगा। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा उसकी चाल के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का मात्रक mks प्रणाली में इसका मात्रक जूल है, इसका cgs प्रणाली में इसका मात्रक अर्ग है। याद रखें, अर्ग cgs प्रणाली का मात्रक है और जूल mks पत्ती या SI प्रणाली का मात्रक है। आगे दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा उसकी चाल के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। माना m द्रव्यमान की आप ये अभी निकाले थे कि किस टाइप से a 1/2 होता है, w बराबर या k बराबर, तो अभी निकाले थे, बिल्कुल वही चीज़ था। आगे स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। गुरुत्वीय, प्रत्यास्थ एवं स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृति अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है यह ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में निहित हो सकती है, जैसे प्रत्यास्था, गुरुत्वीय, चुंबकीय, स्थिर विद्युत, रासायनिक इत्यादि। इसे U द्वारा प्रदर्शित करते हैं, गतिज ऊर्जा को K द्वारा करते थे। इसका भी मात्रक जूल होता है। जैसे तनी हुई कमान में, ऊंचाई पर स्थित झरने के जल में, ये सब में स्थितिज ऊर्जा है।
m द्रव्यमान के एक पिंड पृथ्वी तल से अगर h ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो पिंड को ऊपर ले जाने में क्रिया में पिंड पर लगे गुरुत्व बल F बराबर mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर पिंड का गुरुत्व बल अर्थात F के विरुद्ध तथा h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य अर्थात पिंड का भार गुने ऊंचाई अर्थात mg गुने h अर्थात स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। पृथ्वी तल पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है। प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में आकृति अथवा विन्यास के कारण भी स्थितिज ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे यदि किसी स्प्रिंग को खींचा जाए तो खींचने की क्रिया में उसकी प्रत्यास्था के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा वह स्प्रिंग में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं तो घड़ी के भीतर की स्प्रिंग दब जाती है जो धीरे धीरे खुलकर घड़ी की सुइयों को चलाती रहती है। स्प्रिंग में दबी हुई विकृति अवस्था के कारण जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है उसे प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आगे है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत आवेश भी एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, अतः आवेशों के निकाय में भी स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके बीच आकर्षण बल होता है, तब उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने में आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यदि आवेश समान प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अब उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और जिससे निकाय में स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आगे दोस्तों, ऊर्जा के विभिन्न रूपों का वर्णन। ऊर्जा के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा को विकिरणित ऊर्जा को या विकर्णी ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। आजकल इसके उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है क्योंकि ऊर्जा के अन्य स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। इसके उपयोग के लिए अनेक उपकरण जैसे सोलर कुकर, सोलर पैनल, सोलर हीटर आदि का प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अगला है नाभिकीय ऊर्जा। रेडियोधर्मी पदार्थ के नाभिकीय विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे यूरेनियम, हीलियम, हाइड्रोजन आदि से मुक्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा है। आगे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग, फेंके गए पत्थर, खींचा हुआ तीर आदि की ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं तथा वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा को ही संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला है उष्मीय ऊर्जा। गर्म वस्तु द्वारा संचित वह ऊर्जा जिसके कारण हमें गर्माहट का आभास होता है उसे हम उष्मीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे भाप की ऊर्जा। अगला है प्रकाश ऊर्जा। वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। विद्युत बल्ब या सूर्य आदि से प्राप्त ऊर्जा। आगे रासायनिक ऊर्जा। किसी रासायनिक क्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि प्रकार के ईंधनों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो रासायनिक ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा। वह ऊर्जा जो जिसके कारण हमें सुनाई देने का आभास होता है ध्वनि ऊर्जा कहलाता है, जैसे लाउड स्पीकर से प्राप्त ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा होती है। आगे है जल ऊर्जा। बहते हुए जल में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। जल ऊर्जा से ही पनचक्की चलाई जाती है। पानी को रोककर टरबाइन के ब्लेडों पर गिराकर उन्हें घुमाया जाता है जिससे जल विद्युत उत्पन्न होता है। हमारे देश का कुल शक्ति का 23% से अधिक भाग जल विद्युत से आता है। आगे है पवन ऊर्जा।
चलती वायु में गतिज ऊर्जा होती है जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। इसके उपयोग से पवन चक्की को चलाया जाता है जिनमें बिजली के पंखों की भांति ही ब्लेड लगे होते हैं जो गतिशील वायु को टकराने से घूमने लगता है और घूमते हुए ब्लेडों की घूर्णन गति से जल पंप तथा आटा पीसने की चक्की चलाई जाती है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा द्वारा संचरित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे विद्युत मोटर से प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। ऊर्जा के स्थानांतरण पर टिप्पणी लिखें। तो ऊर्जा का स्थानांतरण या रूपांतरण, तो जब कोई कारक किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा खत्म होकर किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में बदल जाती है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया गया उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि कार्य करने में ऊर्जा का स्थानांतरण ही होता है। जैसे घड़ी में चाबी भरने पर हमारी शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है जो स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा के कारण ही घड़ी की सुइयां चलती है। कार में प्रयुक्त ईंधन पेट्रोल की ऊर्जा कार को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और इस प्रकार किसी वस्तु पर कार्य करने पर आवश्यकता के अनुसार एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। इस किए गए कार्य को ही माप या स्थानांतरित ऊर्जा की माप कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण में स्थितिज ऊर्जा पहले गतिज ऊर्जा में बदलती है, तत्पश्चात गतिज ऊर्जा ऊर्जा के अन्य किसी रूप में बदलती है। स्थितिज ऊर्जा सीधे ऊर्जा के किसी अन्य रूप में नहीं बदल सकती, इस बात का ध्यान रखें। ऊर्जा रूपांतरण या स्थानांतरण के व्यावहारिक उपयोग लिखें। ऊर्जा स्थानांतरण सबसे पहले विद्युत हीटर में, बिजली के हीटर में धारा प्रवाहित होने पर वह गर्म होकर चमकने लगता है। इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आगे बिजली के बल्ब में, बिजली के बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म हो जाता है तथा चमक देने लगता है। इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। आगे सरल लोलक में कंपन करता गोलक, सरल लोलक में गोलक की स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम एवं वह स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होता है। किनारों वाली स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होता है। ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु, ऊंचाई से गिरती वस्तु स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो चुका जाता है। सौर सेल, सौर सेल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन में ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। बैटरी, एक बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पत्थर के टुकड़ों का आपस में रगड़ना, इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बिजली के पंखे में इस प्रकार में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आगे ऊष्मीय पावर स्टेशन, इस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे जल विद्युत पावर स्टेशन, इसमें जल की स्थितिज ऊर्जा पहले गतिज ऊर्जा में फिर गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है? ऊर्जा संरक्षण की सत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कोई दो उदाहरण दीजिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण की जा सकती है। अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियत रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यदि ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाती है। इसके दो रूप, एक सरल लोलक वाला जिसमें स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है आपका स्प्रिंग में लटके द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है दोस्तों, इस स्प्रिंग वाला को पहले एक बार देख लेते हैं। वो लोलक वाला तो पहले भी आ चुका था। किसी एक स्प्रिंग को किसी दृढ़ आधार से लटका लेते हैं जिसके
दूसरे सिरे पर एक पिंड बंधा हो। जब पिंड को थोड़ा सा नीचे खींचकर छोड़ा जाता है तो पिंड ऊपर नीचे कंपन करने लगता है। इसका कारण यह है कि जब पिंड को नीचे की ओर खींचा जाता है तो स्प्रिंग भी खींचती है। स्प्रिंग को खींचने की इस प्रक्रिया में किया गया कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पिंड की इस निम्नतम अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। जब स्प्रिंग को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तब वह अपनी साम्यावस्था में आने लगती है और इस पर लटका पिंड ऊपर की ओर गति करने लगता है। इससे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है जबकि पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। साम्यावस्था में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है अर्थात कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्प्रिंग में लटका पिंड जड़त्व के कारण ऊपर जाता है जिससे स्प्रिंग दबने लगती है। पुनः पिंड की गतिज ऊर्जा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में बदल जाने लगती है और पिंड की इस उच्चतम स्थिति में गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है तथा निकाय की कुल ऊर्जा स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। इस प्रकार पिंड के दोलन में ऊर्जाओं का रूपांतरण होता है परंतु प्रत्येक स्थिति में कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न कि कार्य किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक लिखें। ये आपका पहले भी आ चुका है ना। ये W बराबर FD वाला। एक अर्ग को परिभाषित करें तो एक अर्ग कार्य का वह परिणाम है जो एक डाइन का बल आरोपित करने पर वस्तु में उसकी दिशा में 1 सेंटीमीटर का विस्थापन करता है और ये अर्ग जो है सीजीएस पत्ती का मात्रक है। आगे 1 जूल से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 1 जूल कौन सा कार्य है जो कि 1 न्यूटन का बल 1 मीटर की विस्थापन उत्पन्न कर दे तो उसे हम 1 जूल का कार्य कहते हैं। 1 वाट से आप क्या समझते हैं, तो ये भी वही है कि 1 वाट 1 न्यूटन मीटर को ही 1 वाट वह शक्ति है जो 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है। 1 किलो वाट 10⁻³ वाट के बराबर 1 मेगावाट। आगे ऊर्जा और शक्ति में अंतर, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता जबकि शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा कार्य की कुल मात्रा होती है जो कार्य कर सकता है। किसी वस्तु के कार्य करने के दर को सामर्थ्य यानी शक्ति कहते हैं और सामर्थ्य 1 सेकंड में होने वाले कार्य को दर्शाती है। आगे है ऊर्जा किसे कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए, हम लोग पहले देख चुके हैं। प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा को समझाइए, ये पहले देख चुके हैं। द्रव्यमान ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है और उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाए तो उससे उत्पन्न कुल ऊर्जा E बराबर mc², जहाँ c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और इस समीकरण को आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। E बराबर mc²। चूँकि प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है इसलिए द्रव्यमान ऊर्जा का मान भी बहुत अधिक होगा। ऊर्जा स्थानांतरण के कोई 5 उपकरण जैसे विद्युत हीटर में, विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत बल्ब, विद्युत पंखा, उष्मीय पावर स्टेशन और सौर सेल, ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, बस ये रूपांतरित होती है। सिद्ध करें कि गिरती हुई वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान योग नियत होता है। ये चीज़ पूछा जाता है आपका, ये आप चूँकि लाइव क्लास में इसको आपको डील किया जाएगा। आगे है कि ऊर्जा तथा सामर्थ्य में शक्ति में क्या अंतर है, ये अभी अभी आपने देखा कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, जबकि शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। स्प्रिंग में लटके द्रव्यमान की गति में ऊर्जा का स्थानांतरण समझाइए। अभी अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा स्प्रिंग वर्जन्स देखे हैं और उसके बाद आपके कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं क्योंकि इसका आपका पूरा डिस्क्रिप्शंस लाइव क्लास में मिलेंगे। गुड लक दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, आपका अंकित प्रश्न के प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। यह आपका तीसरा प्रश्न,
ये चौथा प्रश्न है। ये आपका 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। चूँकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपके प्रयोगात्मक कार्य है। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले लास्ट चैप्टर में 9th क्लास के।